जय श्री कृष्णा गाइस। सुबह के 8 बजे थे। जैसे ही नवीन अपने कमरे में नाश्ता करने के लिए निकला, मम्मी आप समय पर नाश्ता कर लीजिए, मेरा क्या है, लेट भी करूँगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आपकी उम्र ऐसी है कि वक्त पर नाश्ता करना चाहिए। ये देखिए सब कुछ तो बन गया है, फिर आप कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? अगर आपको ये नाश्ता पसंद नहीं है तो आपके लिए कुछ और बनवा दूं। कितने साल हो गए आपको हमारे साथ रहते हुए, फिर भी लगता है आप मुझे अपना नहीं समझती हैं। रूपाली नवीन को दिखाते हुए अपनी सास सुनीता जी से कहती है। नवीन पहले पत्नी की बात सुनता है, फिर अपनी माँ से कहता है, माँ इतनी अच्छी बहू मिली है, फिर भी हर वक्त आपका मुंह लटका हुआ रहता है। अब ये दिखावा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये दिन रात आपको पूछती रहती है, फिर भी आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिखती है। आखिर क्यों? अब इससे ज्यादा कोई बहू क्या ही करेगी। छोड़ो, मुझे नाश्ता दो, वरना ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फिर नाश्ता करके नवीन चला गया। नवीन के जाते ही रूपाली राजू से बोली, राजू टेबल पर बस दलिया रहने दो और बाकी सभी चीज़ों को उठाकर रसोई में रख दो। और हाँ, दोपहर में मम्मी और पापा जी के लिए दाल रोटी बना देना। रात में हमारे लिए पनीर की सब्जी और उनके लिए आलू की सब्जी बना देना। ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। सुनीता जी कड़ी आवाज़ में बोली, बहू इतना दिखावा भी मत करो कि खुद को आईने में ना देख सको। मेरे बेटे के सामने तुम हमारे साथ प्यार से बात करती हो, हमारा ख्याल रखती हो, खाने पीने के लिए पूछती हो, और उसके जाते ही तुम हमें इंसान भी नहीं समझती। आखिर इतना दिखावा कोई अपनों के साथ कैसे कर सकता है? रूपाली बोली, आपका बेटा भूल जाइए, एक समय था जब वो आपका बेटा था, अब तो वो बस मेरा पति है। इतने साल तो बेटे ने सेवा की, अब क्या चाहती हैं? जिंदगी भर आपके पीछे घूमता रहे? अगर ऐसा था तो उसकी शादी क्यों की? हर वक्त घर में मनहूस की तरह मुंह फुलाकर घूमती रहती है। जब बेटी से बात करती हैं तो खुश होकर बात करती हैं। अगर बेटी इतनी ही प्यारी है तो क्यों नहीं चली जाती उसके पास, हमारा भी पिंड छुटे। सुनीता जी बोली, हाँ बहू, अपने बेटे के लिए जब हमने तुम्हें पसंद किया था, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, जिसका पश्चाताप पिछले 6 सालों से हम कर रहे हैं। बेटी से तो मैं इसलिए अच्छे से बात करती हूँ ताकि उसे एहसास ना हो कि उसके भाई और भाभी हमारे साथ बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। आज जो तुम दिखावा कर रही हो, कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वैसा ही नाक करें, बस ये सोचकर घबराती हूँ। रूपाली बोली, आप कोई महादेवी तो है नहीं, कहीं कोई गलत फहमी तो पाल नहीं ली कि मैं यहाँ बैठकर आपके प्रवचन सुनूंगी। खाना खाना है तो खाइए, वरना जाकर सो जाइए। आपसे समझदार तो पापा जी हैं, जो मिलता है चुपचाप निगल लेते हैं और चलते बनते हैं। इतना कहकर रूपाली फोन पर बातें करते हुए चली गई। लगभग हर रोज की यही कहानी थी। नवीन के सामने रूपाली
अपने सास ससुर की चिंता का दिखावा करती, पर पीठ पीछे उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। नवीन ऑफिस से आता, माता पिता से हाल पूछता और चला जाता। माँ बेटे को परेशान देखकर उसे कुछ कहती नहीं, पर ऐसा नहीं था कि उसे कुछ दिखता भी नहीं था। थोड़ी देर बाद सुनीता जी के पति किशोर बाबू बाहर से आए और चुपचाप बैठकर दलिया खाने लगे। वो बोली, आखिर रोज रोज आप ये कैसे खा लेते हैं? किशोर बाबू बोले, और कोई चारा है भी तो नहीं। रिटायरमेंट के बाद मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि गांव चलते हैं, पर तुम ही नहीं बेटे बहू के साथ रहेंगे। अपमान के शब्द मुझसे खाए नहीं जाएंगे और लोगों के सामने दिखावे के लिए मुस्कुराता हूँ ताकि उंगली मेरे संस्कारों पर न उठाई जाए। उनकी बात सुनकर वो और रोने लगी तो किशोर बाबू उन्हें समझाते हुए बोले, अच्छा ठीक है, अब रो मत। अब चलो घर में ही थोड़ा टहल लो, क्योंकि अगर शुगर की दवाई ज़्यादा लेनी पड़ी तो उस पर भी बहू की तुम्हें दो बातें सुननी पड़ेंगी। इतना कहकर किशोर बाबू सुनीता जी को हाथ पकड़कर घर में ही टहलाने लगे। तभी उनकी बेटी नैना का फोन आया। पापा, आप लोग कैसे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? किशोर बाबू बोले, नहीं नहीं बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं। अभी अभी मौसमी का जूस, ढेर सारा फल और दलिया खाया है। मन प्रसन्न हो गया। बेटी मुस्कुरा कर बोली, पापा, कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? पहले तो आप सुबह में एक रोटी, सब्जी और एक गिलास दूध पीते थे, फिर आप कब से ये सब खाने लगे? वो बोले, अब मैं भी शहरी बन गया हूँ। इतना कहकर दिखावे की हंसी बेटी को सुनाने लगे। सच कहा है किसी ने, ध्यान हटी नहीं की दुर्घटना घटी। किशोर बाबू बेटी से बात करने में लग गए और उनका ध्यान सुनीता जी से हटा। तभी अचानक सुनीता जी का बैलेंस बिगड़ा और उनका हाथ टेबल पर रखे टी सेट से टकरा गया और वो टूट गया। बेटी बोली, लगता है कुछ टूट गया। किशोर बाबू बोले, कुछ नहीं, बस लकड़ी का फूलदान गिरा है, बस अभी उठा देता हूँ। अच्छा सुनो नैना, मैं तुम्हारी माँ को टहला रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तुमसे बात करता हूँ। इतना कहकर जल्दी से उन्होंने फोन रख दिया। कमरे से रूपाली भाग कर निकली और बोली, हे भगवान, हर वक्त कुछ ना कुछ घर में नुकसान करते रहते हैं। अरे बेटी से अगर बात करनी है तो कमरे में बैठकर कीजिए। पापा जी, आपको तो मैं समझदार समझती थी, पर आप तो और भी अल्लड़ निकले। पता है आपको, टी शर्ट मेरे मायके से आया था। अब इसकी भरपाई क्या आपकी बेटी करेगी? रूपाली सर पकड़कर बैठ गई। किशोर बाबू बोले, बहू, बस एक दो कप ही तो टूटा है, वो तो बाजार में फिर से मिल जाएगा, पर कम से कम ऐसे अपमानजनक शब्द तो मत कहो। और फिर घर से मेरी बेटी को मिलता ही क्या है जो वो हमारे लिए खर्च करेगी? रूपाली बोली, जरा देखो तो इनके तेवर, इन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली, हमारा जीना हराम कर दिया है। और जब चलने फिरने में दिक्कत होती है तो घर में घूमते ही क्यों हैं?
अब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, चलिए जाइए। तभी रूपाली का बेटा सौरभ स्कूल से के लिए निकल रहा था। वो बोला, मम्मी क्या हुआ, किस पर नाराज हो रही हैं? वो बोली, किसी पर नहीं बेटा, वो मैं राजू को डांट रही थी कि वो दादाजी से ऐसे कैसे बात कर सकता है। राजू, ओ राजू, ये कब टूट गया है, इसे जल्दी से हटा दो वरना मम्मी जी को लग जाएगी। बेटा तुम कॉलेज जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ बोला, दादाजी आप ठीक हैं? किशोर बाबू मुस्कुरा कर बोले, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। जीते रहो, ईश्वर तुम्हें ऐसा ही रखे जैसे तुम अभी हो। चाहे जितनी भी तरक्की कर लो, सदा अपने माँ बाप के लिए अपने मन में इज्जत रखना, कभी दिखावा मत करना। सौरभ आश्चर्य से बोला, क्या बात है दादाजी, आज आपने मुझे सुबह सुबह इतने सारे आशीर्वाद और ज्ञान दे दिए। किशोर बाबू कुछ कहते उससे पहले रूपाली बोली, अब तुम्हें देर नहीं हो रही है, जल्दी जाओ। दादाजी कहीं जा नहीं रहे हैं, वो यहीं रहते हैं, बाद में बातें करना। और पापा जी आप जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। रूपाली ने आंखें दिखाते हुए कहा। शाम में सुनीता जी किशोर बाबू से बोली, सुनो जी, सुबह दलिया, दोपहर में दाल रोटी, शाम होते होते मुझे भूख लग जाती है, जरा राजू को बुला दो, कहती हूँ कुछ नया बना देगा। राजू आया तो सुनीता जी बोली, राजू जल्दी से मेरे लिए थोड़ा सा पोहा या उपमा बना दे बेटा, बहुत जोरों की भूख लगी है। दिन भर तो समझौता कर लेती हूँ, पर शाम में ये पापी पेट मानता नहीं है। राजू ने इधर उधर देखा और जल्दी से उन्हें उपमा बनाकर दिया। थोड़ी देर बाद रूपाली घर आई, खुशबू लेते हुए बोली, राजू क्या तुमने कुछ बनाया है? राजू ने बता दिया। रूपाली बोली, बिना मुझसे पूछे कुछ नहीं बनेगा, और अगली बार से अगर ऐसी गलती की तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना। राजू चुपचाप रसोई में चला गया। सुनीता जी तो घर से निकलती नहीं थी। किशोर बाबू कभी कभी नीचे टहलने के लिए निकल जाते थे। एक रोज किशोर बाबू अपने एक साथी भुवन बाबू के साथ बैठे बातें कर रहे थे। आजकल के बच्चे माता पिता के साथ भी दिखावे का रिश्ता रखते हैं, हमारे समय में तो ये नहीं था। पत्नी का भी यहाँ मन नहीं लगता, समझ में नहीं आता क्या करूं। सोचा था शहर में आकर रहूंगा तो उसकी तबीयत संभल जाएगी, पर वो तो और खराब हो रही है। भुवन बाबू बोले, बच्चों के साथ अगर रिश्ता अच्छा है तो ठीक है, वरना दिखावे के रिश्ते में दम घुटने लगता है। कुछ माता पिता की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि कोई दूसरा साधन नहीं है, पर जिनके पास साधन हो उन्हें ऐसे दिखावे के रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, वरना ये जिंदगी पल पल मौत का एहसास दिलाती है। किशोर बाबू बोले, भुवन बाबू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, मैंने सुना है आप भी वापस गांव जा रहे हैं। भुवन बाबू बोले, अब आपसे क्या छुपाना, रिटायरमेंट के बाद बच्चों ने ऐसा दिखाया कि उन्हें मेरी ज़रूरत है, मेरी चिंता है, पर 2-3 साल में ही सारा दिखावा पानी की तरह बह गया और आईना साफ हो गया। आज तक मेहनत करके बच्चों का पेट पालता रहा,
अब कुछ साल थोड़ी बहुत मेहनत अपने लिए करूँगा, जो कि रूखी सूखी मिले, कम से कम स्वाभिमान से तो जी लूँगा। इतना कहते कहते भुवन बाबू की आंखें भर आईं। किशोर बाबू बोले, भुवन भाई और कुछ मत कहिए, मैं सब समझ गया। मैं सोचता था मैं ही एक अभागा पिता हूँ, पर लगता है ना जाने दुनिया में कितने ही ऐसे माता पिता होंगे जो बच्चों के दिखावे में अपनी जिंदगी नर्क जैसी काट रहे होंगे। आपने तो हमें रास्ता दिखा दिया, अब मैं भी इस दिखावे की जिंदगी को नहीं जीना चाहता। फिर दोनों ने कुछ निर्णय किया और अपने अपने घर चले गए। घर जाकर किशोर बाबू ने सुनीता जी को पूरी बात बताई। सुनीता जी बोली, मेरी जो हालत है क्या गांव में, मैं आप पर बोझ नहीं बन जाऊंगी। वो बोले, वहाँ हम एक दूसरे पर बोझ बनेंगे, पर यहाँ पर तो अपने बच्चों पर बोझ बन गए हैं। यहाँ दिखावे और जिल्लत की रोटी खाकर भी हम भूखे ही रह जाते हैं। वहाँ तुम मेरा और मैं तुम्हारा ख्याल रख लेंगे, और आज भी गांव में कम पैसे और बिना दिखावे के दो रोटी और अपनापन मिल जाता है। उन दोनों ने नैना को फ़ोन किया और इस 6 साल की पूरी घटना उसे बताई। नैना आश्चर्य में थी, क्योंकि जब भी वो 2 दिन के लिए आती थी उसे एहसास ही नहीं होता था कि उसके माता पिता को कुछ दिक्कत हो रही है। नैना बोली, इतना दिखावा आखिर क्यों? क्या भैया भाभी ने ये नहीं सोचा कि कल को उनके साथ अगर ये सब हो तब क्या वे खुद को आईने में देख पाएंगे? पिता बोले, बेटा हम बहुत थक चुके हैं इस दिखावे की जिंदगी से, अब हम गांव में रहेंगे। बेटी बोली, पापा बिल्कुल सही फैसला लिया आपने, क्योंकि मैं भी आपको यहाँ नहीं बुलाऊंगी। अगर कभी मेरे घर वालों के मुंह से आपके लिए कुछ गलत शब्द निकल गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। इससे तो अच्छा मैं वहीं आकर आपकी देखभाल कर लूंगी। मैं नहीं चाहती मेरे माता पिता पर किसी का एहसान हो। अगले ही दिन किशोर बाबू ने नवीन से कहा, बेटा अब हम गांव जाना चाहते हैं। नवीन बोला, अब ये क्या नया नाटक लगा रखा है? किशोर बाबू बोले, बेटा जीवन भर तुम लोगों के लिए जिंदगी चलाता ही रहा, अब जिंदगी को चलाना ही तो नहीं चाहते हम, जिंदगी जीना चाहते हैं, और वो भी बिना दिखावे की। हमने तो तुम्हें दिखावे का प्यार तो नहीं दिया, फिर ये दिखावे का मान सम्मान हमारे हिस्से में क्यों आया? कभी सोचना इस बारे में। रूपाली बोली, सुनिए आप क्यों इनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? हमने तो अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। किशोर बाबू बोले, अपने साथ लाया तो बहुत कुछ था, बस स्वाभिमान लेकर जा रहा हूँ, बाकी तो तुम सब पर न्यौछावर कर दिया। अब जो कुछ भी बचा है उसे लुटा नहीं सकता। चलो सुनीता, एक बार फिर से जिंदगी शुरू करते हैं, पर इस बार किसी का मोह नहीं होगा। इतना कहकर वो नए सफर पर निकल पड़े। पुराने लोगों ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। वो प्यार दिखावा नहीं था। जैसे ही किशोर बाबू पहुँचे, उन्होंने देखा बेटी पहले से गांव में पहुंची हुई है। माँ के आने से पहले उसने घर की पूरी साफ सफाई और सारा
सामान व्यवस्थित कर दिया था। ऐसा होता है माता पिता के लिए सच्चा प्यार। जहाँ कुछ पाने की चाहत नहीं होती तो दिखावा भी नहीं होता। बेटी को देखते ही सुनीता जी फूट फूट कर रोईं। बेटी ने गले लगाकर माँ को वही पुराना हौसला दिया जो कभी माँ उसे चोट लगने पर दिया करती थी। सुनीता जी को गांव में मालिश वाली मिल गई जो रोज जाकर उनके हाथ पैर की मालिश करती थी। धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और बची हुई जिंदगी पटरी पर आने लगी। तो दोस्तों, हम भूल जाते हैं कि दिखावा छलावा होता है जो पल भर आँखों को सुकून देता है, पर जैसे ही सच्चाई आईने के सामने आती है सब साफ नजर आ जाता है। अपनों के साथ कभी दिखावे का रिश्ता मत रखिए, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।